आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति होने का क्या कारण है। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो जो वर्षा की बूंद होती है वो अपने आप स्वतः गोलाकार आकृति का रूप लेके गिरती है, न कि कोई और आकृति जैसे घन या घनाभ या बेलनाकार या शंकुकार ऐसी आकृति में नहीं, हमेशा ठोस गोलाकार आकृति ही लेकर गिरती है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो पानी की बूंद है वो एक गोलाकार आकृति बनाने की प्रवृत्ति रखती है। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण होता है। अब यह प्रश्न पिछले प्रश्न से ही संबंधित है। देखिए, कोई भी जो जैसे पानी का बूंद हुआ, जब वह स्वतंत्र रूप में रहेगी तो वो हमेशा अपने पृष्ठ का क्षेत्रफल सबसे कम रखने का प्रयास करेगी, और इसके पीछे जो कारण जिम्मेदार है वो है पृष्ठ तनाव। यानी अगर मैं इसको और अच्छे से कहूं तो पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव अगर है तो वो अपने पृष्ठ का क्षेत्रफल कम करने के प्रयास करेगी और वही आकृति बनाने की कोशिश करेगी जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल सभी ज्यामितीय आकृतियों में सबसे कम होता है, और वो होता है गोलाकार आकृति, ठोस गोला जिसे हम स्फीयर कहते हैं। वह पानी की बूंद बेलनाकार या घनाकार या घनाभ इस आकृति में नहीं बनेगी, क्योंकि वो गोलाकार आकृति होता है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल इन सभी आकृतियों की तुलना में कम होता है, और उसके पीछे का कारण है पृष्ठ तनाव। इसीलिए वह द्रव की बूंद उसी तरह बनने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, नहीं, ये कारण नहीं है। तेल जल की अपेक्षा कम घना है, यह भी कारण नहीं है। तेल का तल तनाव पानी से अधिक होता है, यह भी कारण नहीं है। तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, यह सही बात है। देखिए, जो तेल है उसका पृष्ठ तनाव कम होता है जिसके कारण वह पानी की सतह पर फैल जाता है, यानी पानी की तुलना में तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है। जबकि वहीं तेल में अगर पानी का बूंद डाला जाए तो वो गोलाकार आकृति बना लेगा, कारण वही है। दोनों का कारण पृष्ठ तनाव ही है, लेकिन ये याद रखेंगे कि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है जिसके कारण वह तेल फैल गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है, उसका कारण क्या है। अब यहाँ पे ये कारण आप लोग देखेंगे, पहला ऑप्शन है कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो अगर मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता तो वो मिट्टी का तेल पानी के नीचे तली में जाके बैठ जाता, क्योंकि जिसका भी घनत्व अधिक होगा वो नीचे की सतह पे चला जाएगा और जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे मिट्टी का तेल पानी के ऊपर है, इसका मतलब मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। तो सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट, क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जो कि सही है। अगला सी ऑप्शन है, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, यह भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर जो है वो बी पार्ट सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। देखिए, कोई भी बुलबुला होता है, जैसे साबुन का बुलबुला बना है, तो उसके अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से हमेशा अधिक होता है, इसको याद रखेंगे। इसके पीछे का कारण भी पृष्ठ तनाव ही है, क्योंकि वो जो पानी का बुलबुला बना है तो ये जो बाहर ये पानी की फिल्म है, इसके पृष्ठ का एक तनाव होगा जिसके कारण वो अंदर के हवा को दबाएगा। तो बाहर का जो दाब है वायुमंडलीय दाब, उससे हमेशा बुलबुले के अंदर अधिक दाब होगा। और एक चीज और यहीं पे बता देता हूं, अगर दो बुलबुला है, एक मान लीजिए पानी का बड़ा बुलबुला है और दूसरा छोटा बुलबुला है, तो छोटे बुलबुले के अंदर जो दाब होता है वो अधिक होता है बड़े की तुलना में। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब क्या होता है, वो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि साबुन के दो भिन्न व्यास वाले बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटना होगा। अभी जो बता रहा था मैं उसी से संबंधित है। दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, गलत। छोटा बुलबुला और बड़ा, छोटा बुलबुला और छोटा, और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। सी ऑप्शन है, समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा और बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है, दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। अभी मैंने आपको समझाया था कि देखिए, जो बड़ा बुलबुला होगा, मान लीजिए ये पानी का बड़ा बुलबुला है और ये छोटा, छोटे बुलबुले के अंदर दाब अधिक होता है और बड़े बुलबुले के अंदर दाब कम होता है।
तो जब ऐसे में आप इसको एक नली से जोड़ेंगे तो इस छोटे बुलबुले के अंदर दाब अधिक है, तो इसमें की हवा बड़े बुलबुले की ओर जाएगा, यानी बड़ा बुलबुला और बड़ा होता चला जाएगा और छोटा बुलबुला और छोटा होता चला जाएगा। समझ में आया? तो इसका आंसर ये है कि छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा होता चला जाएगा। ठीक, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होगा? जब भी किसी भी बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो उस बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी वो बुलबुला का आकार बढ़ने लगेगा, यानी उसकी त्रिज्या या व्यास कह लीजिए बढ़ जाएगा। आप ऐसे याद रखिए कि अगर बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो वो बुलबुले का आकार बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकात्व की घटना परिघटना नहीं होती तो जैसे केशिकात्व की घटना आप लोग जानते हैं, एक जो परख नली, जो पतली नली होती है, उसमें किसी द्रव का ऊपर की ओर चढ़ना स्वतः ही यह घटना केशिकात्व कहलाता है। जैसे जो पेड़ के अंदर जो पतली पतली नलियां होती हैं, जो दरार होती हैं, उन्हीं के माध्यम से जो पानी है वो ऊपर की ओर बढ़ता है। हालांकि उसमें और भी घटनाएं जिम्मेदार हैं, लेकिन केशिकात्व भी एक कारण है। और जैसे कि मान लीजिए कि जो दिया होता है, दीपक जब जलता है तो उसमें जो बीच में रुई या फिर जो कपड़ा होता है, उनके उनके अंदर पतली पतली केश नलियां बन जाती हैं। उसी नलियों में से मिट्टी का तेल ऊपर की ओर बढ़ता है। इस घटना को केशिकात्व कहते हैं। तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, ये बात सही है अगर केशिकात्व न होता तो। कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाते, ये गलत है। देखिए, स्ट्रॉ में जो द्रव है वो अपने आप नहीं चढ़ता है। केशिकात्व की घटना के लिए जो वो नली है, केश नली, उसका बहुत पतला होना जरूरी है। ठीक है, मोटे जो नली होती है उसमें केशिकात्व की घटना ऑब्जर्व नहीं होती है। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है, यह भी सही है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, यह बात सही है। जो बड़े पेड़ हैं उनमें जो पानी के चढ़ने की प्रक्रिया होती है उसमें केशिकात्व का योगदान होता है। तो दो को छोड़ के पहला तीसरा चौथा सही है। तो यहाँ पे बी पार्ट आंसर हो जाएगा कि पहला तीसरा चौथा जो घटनाएं होती हैं वो ना हो पाती। जबकि स्ट्रॉ के लिए तो हम लोग अपने से दाब लगा के उस द्रव को खींचते हैं। ठीक है, तो ये केशिकात्व पे आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो ये हमने आपको अभी अभी बताया कि उसका कारण है केशिकात्व। अब जो केशिकात्व होता है उसके पीछे जो कौन सा कारण जिम्मेदार है वो होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन होता है वो मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है केशिकात्व की घटना के लिए। तो सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है? नहीं। तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है? यह भी नहीं। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है? नहीं, ये नहीं, बल्कि इसका उल्टा होगा। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। इसको आप लोग ऐसे याद रखिए कि जिस भी द्रव का पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा वह द्रव केश नली में ज्यादा ऊपर तक, ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। समझ में आया? जितना पृष्ठ तनाव ज्यादा उतना ही वो ऊपर तक चढ़ेगा। तो जल का यहाँ पे तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होगा? ज्यादा होगा, तभी वह ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो यहाँ पे ये हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। सामान्य विज्ञान के ये प्रश्न थे, पुराने परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे भी इसी पैटर्न पे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।